हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ काइनेमेटिक्स पार्ट 3। इससे पहले जो है हम काइनेमेटिक्स पार्ट 2 में जो है डिस्कस कर चुके थे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है इनके बारे में बात कर ली थी हमने, स्पीड के बारे में बात करी थी, एवरेज स्पीड के बारे में बात करी थी, वेलोसिटी के बारे में बात करी थी। और आज जो है हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड का, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जो है हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका शुरू करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि एक क्वेश्चन ने आपको कुछ इस टाइप से दे रखा कि एक पार्टिकल, ठीक है ना, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, और उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस जो है वो r सेंटीमीटर है। ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है ना, और उसकी जो रेडियस है ये आपको कितनी दे दी है, r दे दी है, इसे हम r बोल देते हैं। ओके जी। अब इसने कहा कि ये जो पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक पे मूव करते करते 3/4 पार्ट कवर कर जाता है, ठीक है ना। अगर ये 3/4 पार्ट इसका कवर कर लेता है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको बताने हैं। ओके जी। तो 3/4 पार्ट के लिए हम लोग कर क्या देंगे यहाँ पे, 3/4 पार्ट के लिए मैं करूँगा एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा कुछ ऐसी जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, फिर एक लाइन ये ज्वाइन कर दूंगा, ये सर्कल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो भाई ये वाला पोर्शन हो गया 1/4, ये वाला भी 1/4 और ये वाला भी 1/4। तो 1/4, 1/4 और 1/4, 3/4 हो गया A, B, C और D। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन में बात करी है वो कह रहा था कि 3/4 पार्ट इसने कवर कर लिया, मतलब A से चलते चलते वो पार्टिकल जो है पॉइंट D पर आ गया, ठीक है। और A से D तक के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में बातें करनी है। अगर डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करें सर्कुलर ट्रैक पे, तो भाई पूरे एक सर्कल का कंप्लीट राउंड अगर लग रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होता था, उसके लिए डिस्टेंस हो जाता था 2πr। अभी तो इसने जो है 3/4 पार्ट ही कवर किया, तो 2πr को 3/4 से जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और अपन को कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, डिस्टेंस इट इज इक्वल टू 2πr, एक कंप्लीट राउंड के लिए हो गया। फिर इसने 3/4 पार्ट ही कवर किया तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा 2 से 2 टाइम, तो ये आएगा 3πr डिवाइडेड 2 या फिर 3/2 πr मीटर। अगर ये रेडियस मीटर में, सेंटीमीटर में, अच्छा सॉरी कैपिटल R माना है मैंने, इसको स्मॉल कर दे रहा हूँ। स्मॉल r सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी r हो जाएगा और ये आपका सेंटीमीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअल लेंथ थी वो हमने आसानी से निकाल ली, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने बोला था शॉर्टकट रास्ता जो है होता है, तो A और D के बीच का जो शॉर्टकट रास्ता है, क्या मुझे नहीं लगता कि वो ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। मेरे डायग्राम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं इसलिए उन पे ध्यान न देना। फील बेटा यहाँ पे लो, यहाँ से यहाँ को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो देख जरा ध्यान से अगर हम लोग देखें तो मुझे इतना पता है कि ये r सेंटीमीटर है, ये भी अपना जो है r सेंटीमीटर ही होगा और ये 90 डिग्री है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ सुना था हमने, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। इसको पॉइंट को O मान लेते हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे निकालना है AD, तो बेटा AD इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, हम बोल सकते हैं OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। OA r² हो गया, ये भी अपना r² हो गया और दोनों को मिलाऊंगा तो 2r²। अब देखो जिनके जोड़े बन जाते हैं उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, r का जोड़ा बन रहा है इसको घर से निकाल दिया जाएगा, तो r तो बाहर आ गया, 2 अंदर रह जाएगा। तो r √2 सेंटीमीटर इज अवर डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है ना। तो ये जो है डिस्टेंस हो गया 3/2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो r/√2 सेंटीमीटर जो है। ऐसे करके हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला। दोनों चीज़ें जो है अपनी अलग अलग क्वांटिटीज रखती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है ना एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे हमने बात करी थी, मैं मान लेता हूँ कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट को मैं स्मॉल डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, और जो डिस्टेंस है इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट, सब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, है ना। तो हमको एक खास बात ये पता है कि डिस्टेंस जो होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। कैसा होता है ये? ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर दोनों साइड को मैं स्मॉल डी से डिवाइड कर दूं तो क्या ये ऐसा मिलने वाला है d/d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है कि नहीं। और अगर इन्हीं वैल्यू को मैं कैपिटल डी से दोनों को डिवाइड कर रहा होता तो मुझे मिल जाता d/D लेस देन इक्वल टू 1। तो कभी भी अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो वो पूछता है तो डिस्टेंस अगर ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, और अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक रेशो के बारे में भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी जो हमारी पिछली वीडियो में छूट गई थी, इसलिए मैंने ये अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्या इतनी चीज़ क्लियर है आपको? इसमें बेटा अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी के बेस पे जो है हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल या एक लड़का है, मान लो रोहित नाम है उसका, जो पोजीशन ए से बी तक जाता है, ठीक है ना। और जैसे उसका काम कंप्लीट होता है तुरंत वो बी से ए की तरफ आ रहा है। जब ए से बी की तरफ गया तब उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, और बी से ए की तरफ आया तो उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो उसकी एवरेज स्पीड जो है ये क्या होगी, ध्यान देंगे इस पर। ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि पार्टिकल जो है या बॉय जो था पोजीशन ए पे था, पहले ए से बी तक गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसे जब जा रहा है, और जब ऐसे लौट के आ रहा है तो वो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है हमसे पूछिए, एवरेज स्पीड पूछिए, और चलो एवरेज वेलोसिटी भी पूछ ले रहा है, एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है इसकी, दोनों चीज़। तो भाई एवरेज स्पीड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब अगर डिस्टेंस सेम होता है तो उसके लिए एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। स्पीड के लिए तो हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, और हमको पता है 2 इंटू v1 कितना है अपना 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, ये वैल्यूज जो है हमें निकालने हैं। 2 इंटू 40 इंटू 60 टोटल के अपॉन में आया 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 4 जा 24, 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो आ रही है अपनी 48 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें बेटा, है ना, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही तो लगाते थे फॉर्मूला, ये भी तो उसी से ही निकल के आया था अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। वेक्टर क्वांटिटी में एक मसला हो जाता है, क्या बात होती है कि अगर तुमने कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, इसे पॉजिटिव ले लिया, तो बी से ए की तरफ जाते हुए को आप नेगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है मैं मान ले रहा हूं कि ए बी जो था, ए से बी की तरफ, तब मैंने मान लिया डी, तो बेटा बी से ए की तरफ जब वो आएगा तो वो होगा माइनस का डी, ठीक है ना। और अपन को निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो ये टोटल डिस्टेंस मतलब ए बी वाला प्लस बी ए वाला दोनों ही तो जोड़े जाएंगे अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। मान लो पहले में t1 टाइम लग रहा था, दूसरे में t2 टाइम लग रहा है, तो ये हमारा कितना है d, ये कितना है माइनस का d,
और दोनों में आ जाएगा T1 प्लस T2, ओवरऑल 0/T1 प्लस T2, ओवरऑल 0। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी ये अपनी कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये 0 हो जाएगी। तो जब भी किसी क्लोज्ड पाथ के लिए बात करें या फिर कोई पार्टिकल जिस पोजीशन से चला है लौट के उसी पोजीशन पे आ जाए और वेलोसिटी के बारे में बात करी जाए तो वो हमेशा 0 होगी, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो लीनियर मोशन हो, कैसा भी मोशन हो, हर किसी टाइप के मोशन के लिए अगर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं और क्लोज्ड पाथ है तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक रामलाल है बेचारे, है ना, मैं पर्टिकुलर किसी को जो है इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही एक एग्जांपल है कि रामलाल है, इनका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के चक्कर में इन्होंने ज़्यादा चढ़ा ली है। ठीक है ना, अब ज़्यादा पी ली है रामलाल ने तो ये थोड़े से लड़खड़ाए हुए हैं तो ये क्या करते हैं, 6 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। ठीक है ना, 6 कदम आगे चले, 4 कदम पीछे जाते हैं। ओके जी, 1 कदम 1 मीटर का होता है इनका। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनका जो 1 कदम है, 1 स्टेप है वो 1 मीटर का है। ठीक है ना, और जो टाइम लग रहा है इसके लिए वो 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके जी, अब रोड पे जहाँ ये चल रहे हैं वहाँ से 15 मीटर आगे एक नाला है, तो कितनी देर के बाद रामलाल नाले में गिर जाएंगे, अपना क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कितनी देर के बाद रामलाल नाले में गिर जाएंगे, तो जरा ध्यान दो। यहाँ से हुआ क्या कि वो शुरुआत में कितने स्टेप फॉरवर्ड लेता है, तो स्टेप फॉरवर्ड जो है 6 स्टेप लेता है। ठीक है ना, स्टेप बैकवर्ड के बारे में बात करें तो बेटा 4 स्टेप बैकवर्ड लेता है। तो इनका टोटल फॉरवर्ड स्टेप जो है वो केवल 2 ही तो रह गए भाई, 6 में से 4 माइनस कर लो तो 2 रह जाएंगे कि नहीं, क्या ये चीज क्लियर है? तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, टोटल रिजल्टेंट जो आ रहा है ये आया आपका 2, लेकिन टाइम कितना लगा, ध्यान दो, 6 स्टेप आगे गया तो 6 सेकंड का टाइम तो यहाँ पे लगा। ठीक है ना, और 4 सेकंड का टाइम यहाँ पे लगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 10 सेकंड का, लेकिन इनका फॉरवर्ड मोशन कितना हुआ, 2 मीटर का। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस मान लें और यहाँ पे टाइम मान ले रहे हैं, एक टेबल सी बना ले रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ। अब जरा देखो, जब डिस्टेंस इनका 2 मीटर था तो टाइम लगा 10 सेकंड, जब डिस्टेंस इनका 4 मीटर होगा तो टाइम हो जाएगा 20, 6 मीटर होगा तो टाइम हो जाएगा 30, 8 मीटर होगा तो टाइम 40, और 10 मीटर होगा तो टाइम हो जाएगा 50, है कि नहीं? 10 मीटर तक डिस्टेंस तो हो गया। अब जरा यहाँ से ध्यान दो, अब जो है ये 6 मीटर आगे जाएंगे और 15 मीटर पे गड्ढा था, है ना, ये 10 तक तो ये हो ही गया है, मैं मान ले रहा हूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके जी, तो 15 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से ये नाला शुरू हो गया है अपना। ठीक है ना, और हमको ये पता है कि रामलाल 6 स्टेप आगे जाते हैं, 10 मीटर तक यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, तो 10 मीटर के बाद जब ये यहाँ पे जाएंगे तो ये तो 5 ही स्टेप हुए, 6ठे स्टेप में तो अंदर नाले में, है कि नहीं? तो टोटल 50 सेकंड तो ये लगे और 5 सेकंड यहाँ तक पहुँचने में लगे, 6ठे में तो वो गिर गए, तो 55 सेकंड का जो टाइम है इनको लग रहा है नाले में गिरने के लिए। तो अपने रामलाल जो होंगे 55 सेकंड के बाद नाले में गिर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड का टाइम और लगा है, उसके बाद ये नाले में गिर गया। ठीक है ना, तो टोटल 50 तो यहीं तक था, 5 सेकंड और ये लग गए, तो ओवरऑल कितना हो गया, टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम रामलाल का जो है गड्ढे में गिरने का वो कितना हो गया, 50 + 5 = 55 सेकेंड्स। इतने टाइम में अपने रामलाल जो है वो गड्ढे में चले जाएंगे। ठीक है, क्या ये भी चीज़ आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना, ओके बच्चा। इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए
थोड़ा सा जो है हम लोग कुछ पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार उठाएंगे और उसके बाद जब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, ठीक है ना। तो मुझे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तो मुझे आजमाने की कोशिश न कर। अच्छा ठीक है, हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एवरेज स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट था अपना, उससे बात करेंगे, तब इंस्टेंटेनियस पे आएंगे, है ना। तो बेटा एवरेज स्पीड जो था ये होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई पॉइंट ए है, ए से बी तक का जो गैप है ये 100 किलोमीटर है, और ये 100 किलोमीटर को कवर करने में जो टाइम लग रहा है ये लग रहा है 2 घंटे का टाइम। चलो जी, अब बी से सी तक कोई पॉइंट है, बी से सी यहाँ मान लेना, है ना, और ये है अपना मान ले रहे 40 किलोमीटर, और टाइम जो लग रहा है यहाँ पे लग रहा है पूरा 1 घंटा। ओके जी, तो भाई यहाँ के लिए स्पीड निकालूंगा तो अलग आएगी, यहाँ के लिए स्पीड निकालूंगा तो अलग आएगी, और मैं अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालूं तो एवरेज स्पीड के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना दे रखा है, देख यहाँ पे 100 + 40 = 140 किलोमीटर, है ना। और टोटल टाइम के लिए अगर मैं बात करूंगा, एक काम करते हैं, इसको 50 कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन तो भी थोड़ी आसान हो जाएगी, इसको 50 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कितना 150 किलोमीटर बराबर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आ गया, मतलब d1 + d2 दोनों डिस्टेंसेस को जोड़ लिया। टाइम निकाल लेते हैं, t1 + t2 दोनों टाइम आ गए आपके 2 आवर + 1 आवर, ओवरऑल मिलाएंगे तो 3 आवर, ठीक है ना। एवरेज स्पीड के लिए अब अगर हम लोग बात करें तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 150, टोटल टाइम आ गया 3, इससे इसको काटूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 50 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, तो 50 किलोमीटर पर आवर अपनी एवरेज स्पीड आ गई। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है ए से सी तक जाने में 50 की स्पीड पे चलती रही होगी। अब चाहे इसके सामने कोई पिल्ला आ जाए, है ना, चाहे इसके सामने कोई स्कूटी आ जाए, कोई ट्रक आ जाए, कोई कार आ जाए, लेकिन ये 50 पे मस्त भाई साहब चलेंगे। सामने कोई अंकल आ गए, है ना, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ये जो है हमेशा इसी स्पीड पे चल रहा हो। तो जो एवरेज स्पीड होती है ये हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में जो है नहीं दे पाती है। हो सकता है कि यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो क्या नाम है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है ना। ये तो मैंने जनरली एग्जांपल ले लिया है, ठीक है ना। हो सकता था कि यहाँ पे जो है इसकी स्पीड 60 की हो, यहाँ पे इतने पे टाइम पे जो है इसकी स्पीड जो है क्या नाम है 40 की हो, ऐसे करके कुछ एवरेज निकल के आ रहा हो। तो एवरेज स्पीड से जो है चीज़ें सेम आ जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या हर जगह बॉडी उसी स्पीड से चल रही थी ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें चीज़ें जो है बदल भी सकती हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर यहीं पे बात कर देता, देखो इसमें तो स्पीड चेंज हो सकती है। इसमें मैं अगर यहीं पे बात करता कि 2 घंटे 1 मिनट में, तो भाई 60 की स्पीड पे भी अगर कोई गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर वो जा रही है, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर हो गई, है कि नहीं। तो 1 किलोमीटर में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, है ना। स्पीड भी चेंज बदल सकती है, आइसोलेशन कम ज़्यादा हो सकता है 1 किलोमीटर में, स्पीड भी कम हो सकती है, जाम लगा हुआ मिल जाए, या फिर खाली रोड है तो स्पीड बढ़ भी सकती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है 1 मिनट के अंदर भी हो सकते हैं। तो मैं टाइम को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ, ऐसा टाइम रखेंगे जिसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश ना दे रखी हो, ठीक है ना। तो अब मैंने बोल दिया 2 घंटा 1 सेकेंड, 2 घंटा 1 सेकेंड के बारे में बात करूंगा तो थोड़ा चेंज होने के चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे। अब मैंने बोल दिया कि ये 2 घंटे के बाद 0.0000000001 सेकेंड के बारे में बात कर रहा है। अगर ये इतने कम टाइम के बारे में बात कर रहा है तो चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना।
अब पहले हम लोग ए से बी तक 2 घंटे के बारे में बात कर रहे थे, अब मैंने कह दिया 2 घंटा 0.00001 सेकंड के बीच का निकालो। 2 घंटा और 2 घंटा 0.00001 सेकंड के बीच का टाइम जो है हमें एवरेज स्पीड जो है ये हमको निकालनी है, ठीक है ना। जरा ध्यान देंगे इसके लिए बच्चा, तो हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर भी तो एवरेज स्पीड ही निकालना है, बस टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो भी एवरेज स्पीड ही होती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए एट दैट इंस्टेंट पे जो है अगर निकालने की बात करेंगे उसे हम लोग बोल देते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। इसका मतलब एवरेज स्पीड के लिए तो हम लोग ये भी फॉर्मूला लगा रहे थे ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो लगा रहे थे, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू, वैसे गौर से इसे देखें ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक सेकंड को भी 100 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इतने छोटे टाइम के लिए बात कर रहा था वो, 2 घंटे के बाद एक सेकंड जो होती है उसको 100 करोड़ से डिवाइड कर लो, कितना छोटा टाइम हो जाएगा। उतने कम टाइम के लिए बात कर रहा था ये। तो इतना छोटा जो टाइम होता है, क्या उसे हम नियर अबाउट ज़ीरो नहीं मान सकते हैं? एक सेकंड से भी इतना छोटा है तो जीरो जैसा ही कुछ मान सकते हैं ना हम लोग। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, वही आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है होती है, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लोग बात तो इसी की करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा देंगे और बोल देंगे इसका जो टाइम है ये वेरी वेरी स्मॉल है, टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा यहाँ के लिए, ठीक है ना। तब जाके इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको मिल रही होगी। और बहुत ज़्यादा छोटा जब टाइम आ जाता है तो हम लोग डेल्टा एक्स को जो है डी एक्स लिखते हैं और इसको लिख देते हैं डी टी। तो वी इंस्टेंट जो होगा वो डी एक्स बाई डी टी जो है मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक छोटे इंस्टेंट के लिए उस पार्टिकल की स्पीड क्या है उसी को आप क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड, ओके, व्हेन व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवोल्यूशन विल बी, ओके जी। तो डिस्प्लेसमेंट आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो है कोई एक व्हील है कुछ इस टाइप का, ठीक है, ओके जी। ये अपना एक ग्राउंड हो गया, ठीक, और ग्राउंड के कांटेक्ट में एक पॉइंट P मान ले रहा हूँ मैं, पॉइंट P है यहाँ पे कोई, और इस व्हील की जो रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ये है R, ठीक। अब इसको आधा रोटेट किया गया है आगे की तरफ, यही वाला जो व्हील है इसको आधा रोटेट करा गया है आगे की तरफ, तो वो कोई यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। और ये जो पॉइंट P है ये जस्ट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आधा चला है ना, ये जब आधा चलेगा तो ये पॉइंट P ऊपर आता जाएगा साथ में, और यहाँ पे आगे रुक जाएगा हाफ के साथ, है कि नहीं, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक के लिए जो डिस्टेंस चला होगा ये कितनी चला होगा, यहाँ से यहाँ तक की, तो आधा ही तो चला है, आधा चला है तो ये हो जाएगा पाई आर, पूरा चलता तो बन जाता 2 पाई आर, है कि ना, है कि नहीं। अच्छा जी, अब अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ये पॉइंट की पोजीशन जो है यहाँ से यहाँ तक की इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, तो भाई इसकी रेडियस के लिए पॉइंट मान लिया तो ये R, तो टोटल हो गया कितना 2R, ओके जी। और हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टकट रास्ता होता है, तो भाई P का इस पॉइंट P पे पहुंचने का जो शॉर्टकट रास्ता होगा क्या वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला रास्ता, ये आपका 90 डिग्री आ गया, ये पाई आर है, ये 2R है, ये अपन को निकालना है, ठीक है ना।
यही तो निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यहाँ इसको x मान लो। तो हम ऐसा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो बिना ये मिलेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस का 4, और ये पूरा एक्स स्क्वायर के इक्वल था। इसका स्क्वायर रिमूव करूंगा, स्क्वायर रिमूव करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर प्लस का 4, और x इज इक्वल टू आर स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो r आएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का 4, और यही x जो है आपका डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे रेडियस जो है अगर मीटर में दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट भी अपना मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? देखो ये आधा मूव किया था तो आधे के लिए पाई आर हो गया, ये पूरा डायमीटर हो गया, रेडियस आर है तो डायमीटर हो गया 2r, ठीक है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, ठीक। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, शॉर्टकट रास्ता निकालना था अपन को डिस्प्लेसमेंट का। क्या इतनी चीज़ क्लियर है?